कैसे हैं बच्चों। मैं आपका कुमार रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट हॉराइजन्स एडू पे। तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और एकदम धुआंधार तरीके से चल रही होगी। और उसी में हम आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए मिशन प्रहार बैच को लेकर, जिसमें एक सेशन आपका हो चुका है जहाँ पे हमने जीव विज्ञान का 5वां अध्याय जय प्रक्रम पढ़ा, जिसमें हमने एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइन बाय लाइन को हमने कवर करा है, हर एक कॉन्सेप्ट को टच करने का प्रयास किया है ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट जो है वो छूटे ना, एक भी टॉपिक छूटे ना, है ना। तो उसी बैच के अंतर्गत आपके लिए एक और सेक्शन जो आज से मैं ला रहा हूँ वो है आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन, है ना, यानी एमसीक्यू का, मल्टीपल क्वेश्चंस जो है उनके लिए हम आपके लिए ला रहे हैं। ठीक है, तो इनमें टोटल आज हम आपको 100 क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जिसमें जय प्रक्रम अध्याय से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें रखने का प्रयास मैंने किया है ताकि किसी भी बच्चे का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से न छूटे। और उसके साथ साथ जो ये सेशन मैं आपको कराऊंगा, इस सेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, बाकी कैसे कराते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और कैसे करा रहे हैं वो उनका अपना तरीका है। मेरा जो तरीका है, मैं सिर्फ क्वेश्चंस और उसके आंसर को नहीं बताऊंगा। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है ना, तो वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती में होता है। ठीक, और बस इस तरीके से हम आगे बढ़ जाए ऐसा नहीं है, हम हर एक तत्व को देखते हुए चलेंगे और उनको कैंसिल आउट करते हुए चलेंगे। कैंसिल आउट कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव बनाने का जो सबसे सही तरीका है उसमें आपको हर एक क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के हर एक ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बस आपने ये लगा दिया और टिक कर दिया, पता चले कि हाँ ये भी ऑप्शन सही हो सकता था, ये भी ऑप्शन सही हो सकता था। उसके लिए आपको चारों ऑप्शंस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। और वो उस चीज में सम्मिलित होता है कि नहीं जिस भाग से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कि जैसे वाष्पोत्सर्जन, तो अगर आपका वाष्पोत्सर्जन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप उसके परिभाषा के बारे में नहीं जान रहे, आपके लिए वो टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, तो ये ऑप्शंस भी आप जो पिक कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए एकदम सही होगा। तो इसके लिए आपको हर एक ऑप्शंस के जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं, जितने भी तत्व दिए गए हैं, उनके बारे में आपके पास बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम चारों ऑप्शन को देखते हुए चले तो टोटल हमारे पास कितना क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन। अगर हम चारों ऑप्शंस को देखते हुए चले और इस हिसाब से अगर हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो इस चैप्टर से जुड़े हुए हमारे लिए 400 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करूँ और मेरा जो सेशन कराने का तरीका है वो यही है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर आपको अच्छा लगता है तो बताइएगा, है ना। मैं इसी तरीके से सेशन को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है ना। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है वो पत्तियों में होता है। ठीक, जड़ों में क्या होता है ना। तो जो जड़ है वो वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ तना दिया गया है, गलत लिखा गया है ये वर्ब। ठीक है, तो तना है, तो तना से होते हुए वाष्पोत्सर्जन होती है ना। जो हमारा उत्तक होता है जाइलम, वो तना से होते हुए यानी जड़ से होते हुए, तना से होते हुए पहुंचता है पत्तियों तक। ठीक है, तब जाके जो है वाष्पोत्सर्जन संभव हो पाता है। तो यहाँ पूछा गया है किस भाग में होता है, तो वो होता है पत्तियों में। ठीक, यहाँ दिया गया है फूल, तो फूल जो है, तो पौधों में जो फूल होते हैं वो प्रजनन विधि में भाग लेते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, न कि वाष्पोत्सर्जन में भाग लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी मानव का जो हृदय है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं, है ना। मानव हृदय में टोटल 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अब 2 किस्में होते हैं, तो 2 होते हैं मछलियों में, है ना। 3 किस्में होते हैं, तो 3 होते हैं जो उभयचर जीव है, जैसे हमारे मेंढक हो गए, है ना, कछुआ हो गया, ये सब, और सरीसृप हो गए जैसे रेप्टाइल, है ना, उभयचर जिनको अंग्रेजी में एम्फीबियंस कहते हैं, ये सब आते हैं। और
5 कोष्ठक वाले कोई भी जीव नहीं होते हैं। तो मानव कोष्ठक में जो है हमारे मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। 2 होते हैं मछलियों में, है ना, मैं लिख देता हूं। और जब ये सेशन आप कर रहे हैं तो इस सेशन में आपके लिए आपको एक पेन और पेपर लेके बैठना है ना, ताकि जो बाकी ऑप्शन जो मैं आपको करा रहा हूं, है ना, उन सभी ऑप्शन को आप लिखते चले, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते चले, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो होता है हरा, ठीक है। लेकिन कई सारे पौधों में अलग अलग प्रकार के भी क्लोरोफिल देखे जाते हैं, है ना। जैसे नीला, जैसे आप फूलों को देखते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती है, तो अधिकतर जो हम देखते हैं वो हरे रंग का देखते हैं, है ना। तो क्लोरोफिल वर्णक जो है उसका रंग अधिकतर हरा होता है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगला प्रश्न, तो शरीर में जो भोजन पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि भोजन का जो पचना है ना, पहले हम देखते हैं कि क्रिया है क्या। तो जो भोजन हम प्राप्त करते हैं वो हम प्राप्त करते हैं ठोस रूप में, है ना। अब जो हमारी पाचन प्रक्रिया है, ये पाचन प्रक्रिया है रूपांतरण का, है ना। तो जो भोजन हमने ठोस रूप में ग्रहण किया उसको एक सरल रूप में सिर्फ हम रूपांतरण करते हैं, है ना। तो इस रूपांतरण में कई तरीके की अभिक्रियाएं होती है। तो इसमें कह रहा है कि भोजन का पचना यानी ठोस रूप से सरल रूप में बदलने के लिए कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वो होती है उपचयन की, है ना, यानी हमारा उपचयन होगा। संयोजन क्या होता है? तो संयोजन जो है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है कि जिसमें 2 तत्वों को या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर जब हम कोई यौगिक तैयार करते हैं, है ना, तो वो हमारा कहलाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अपचयन क्या है? तो अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को गेन करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन को लॉस करते हैं, ठीक है, तो ये बढ़ेगा। लेकिन उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का में योगात्मक क्रिया होती है यानी बढ़ती है, और हाइड्रोजन क्या है? लॉस होता है यानी उसकी हानि होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रक्त हमारा क्या है? तो जो रक्त है, ब्लड, वो क्या है? तो रक्त जो है वो एक उत्तक है ना। रक्त जो है हमारा वो क्या है? एक उत्तक है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड टिश्यू, है ना। अंग्रेजी में इसको फ्लूइड टिश्यू कहा जाता है ना। तो रक्त कोशिका हमारी ना ही पदार्थ है ना ही कोशिका है, ठीक है। और यहाँ अंतिम ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो रक्त क्या है? तो रक्त हमारे शरीर में जो रक्त बहती है वो है उत्तक, ठीक। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो हमने उत्सर्जन में पढ़ा कि बहुत सारे अंग जो है वो उत्सर्जन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं वृक्क, ठीक। अग्नाशय क्या है? तो अग्नाशय जो है और यकृत, है ना, ये पाचन क्रिया में भाग लेती है, ठीक है। ये जो है पाचन प्रक्रिया में भाग लेती है, ठीक है। आंख, आंख जो है हमारा वो क्या है? आंख जो है हमारा वो सेंसरी ऑर्गन है, जिसको हम लोग ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, यानी जो गार्ड सेल है वो कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहला चीज हम देखेंगे कि गार्ड सेल का काम क्या होता है ना। तो गार्ड सेल जो है वो पौधों के पत्तियों में मौजूद होता है, जिसका काम होता है कि जो रक्षी कोशिकाएं हैं, जो रंध्र छिद्र होते हैं, उनको खोलने और बंद करने का काम करती है, जिस रंध्र छिद्र से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ वाष्प उत्सर्जन भी रंध्र छिद्र के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ रहेंगी? तो जड़ों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है ना। तो 3 तरीके के हमने श्वसन प्रक्रिया देखी थी। तो श्वसन प्रक्रिया क्या है? तो श्वसन प्रक्रिया है जो हमने भोजन प्राप्त किया, है ना, जो हमने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन से हम ऊर्जा को कैसे निष्कासित करते हैं, है ना, यानी ऊर्जा का मोचन कैसे करते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो 3 प्रकार की प्रक्रिया हमने देखा था, जहां पे एक हमारा होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, है ना। तो 2 तरीका, लेकिन इसमें जब 6 कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो थे उसको हम 3 पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो 3 तरीके की परिस्थितियां बनती है। एक
जहां पे ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उपलब्ध रहता है, ठीक है। एक जगह पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। और एक जगह पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं रहता है, मतलब ऑक्सीजन रहित में क्या होगा, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन रहित होता है वही कहलाता है अवायवीय श्वसन, और जहां पे ऑक्सीजन मौजूद होता है वो होता है वायवीय श्वसन, ठीक है। तो तीन तरीके की प्रक्रिया देखते हैं। एक, जब ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जैसे हमारा शरीर है तो उसमें ऑक्सी वायवीय श्वसन भी होता है और अवायवीय श्वसन भी होता है। जब हम हाईली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब भाग दौड़ जब ज़्यादा करते हैं, तो हमारे शरीर में जो है वायवीय श्वसन भी शुरू होता है, ताकि ऊर्जा की कमी होती है ना। तो जब वायवीय श्वसन होगा तभी इथाइल अल्कोहल बनेगा, है ना। सॉरी, अवायवीय श्वसन जब होगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, ठीक है। और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो श्वसन प्रक्रिया होती है, उसमें बनता है लैक्टिक अम्ल, है ना, यानी लैक्टिक एसिड, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। अब आइए, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के सांस और लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो श्वसन जो है, श्वसन का मतलब है कि जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। निश्वसन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं तब कहलाता है निश्वसन, है ना। तो यहाँ कहा गया है कि सांस लेने और छोड़ने दोनों, अर्थात इसका मतलब है कि ये क्या है, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। यानी हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उसके बाद है उत्सर्जन, तो उत्सर्जन तो इस भाग का है नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है। रक्त के कमी के कारण, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है। तो रक्त की कमी से जो हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो होता है एनीमिया, है ना। टीबी क्या है, तो टीबी एक संक्रमण से होने वाली बीमारी है। मधुमेह क्या है, तो मधुमेह जो है हमारे शरीर में अगर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो इस कारण से है हमें मधुमेह होता है, ठीक है। और एनीमिया, रक्त में आयरन की कमी के कारण हमको एनीमिया होता है। हाई ब्लड प्रेशर, है ना, जब हमारा शरीर जब हमारा शरीर पे ज़्यादा तनाव होता है, ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, या ज़्यादा हम नमक का सेवन करते हैं, तो इस प्रकार से हमारे शरीर में उच्च रक्तचाप बढ़ता है ना। रक्तचाप बढ़ने का मतलब हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर कब होगा, तो जो हमारी धमनियाँ है ना, ये धमनियाँ क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो इनके सिकुड़ने के कारण क्या है कि धमनियों में रक्त के बहाव पे दबाव ज़्यादा बढ़ता है, जिस कारण से उच्च रक्तचाप की समस्याएं होती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा एनीमिया, है ना। तो एनीमिया में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो आरबीसी है ना, लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है, इसका काम क्या है, ये ऑक्सीजन को हमारे कोशिकांगों तक पहुंचाता है ना, यानी ऊतकों तक पहुंचाता है, जिसके कारण श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो पाती है। तो इनमें कमी आ जाती है, ठीक है। एनीमिया में आरबीसी और हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पौधों में जो जाइलम होता है ना, जाइलम ऊतक जो है, इनका काम क्या, ठीक है। तो पहला है हमारा जल का वहन, दूसरा है भोजन का वहन, है ना, तीसरा है अमीनो अम्ल का वहन, और ऑक्सीजन का वहन, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन है। तो जाइलम जो है, जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन में, ठीक। भोजन का वहन कौन करता है, तो भोजन का जो वहन है वो फ्लोएम करता है, ठीक। उसके बाद है अमीनो अम्ल का वहन, तो ये जो है ये दोनों में होता है, ठीक है। अमीनो अम्ल का जो वहन होगा ये दोनों के द्वारा होगा, मतलब जाइलम भी इसका वहन करेगा और फ्लोएम भी करेगा। अब है आपका ऑक्सीजन का वहन, चौथा ऑप्शन। तो ऑक्सीजन का वहन कौन करता है ना। तो ऑक्सीजन का वहन कैसे होगा, तो ऑक्सीजन का वहन हमारा कहाँ होता है, ऑक्सीजन का वहन होता है रंध्र छिद्र में, है ना। तो ये तो यहाँ की बात ही नहीं है ना, ये होता है पत्तियों में, ठीक। तो आया समझ में। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा जल का वहन। अब है कूटपाद किस में पाया जाता है, ठीक। तो कूटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है, ठीक है।
हर एक जीव का भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अलग तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। किन्हीं किन्हीं जीवों में भोजन को प्राप्त करने के लिए एक खास प्रकार के अंग बने होते हैं, ठीक है। उसी अंग में जो है कूट पाथ जो है अमीबा के पास होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में पिसुपीडिया कहते हैं, जिससे ये भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। बाकी पैरामीजियम में, यूग्लिना में अलग अलग प्रकार से होते हैं। अगला है आपका स्टोमेटा यानी रंध्र। रंध्र पौधों के किस अंगों में पाया जाता है? तो रंध्र जो है पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। रंध्र छिद्र यानी ये जो है पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तनों में, जड़ में, है ना, और कोई नहीं, तो ये पाया जाता है पत्तियों में, ठीक। अगला प्रश्न है आपका हृदय से रक्त। हृदय से रक्त, यहां आपको दिशा ध्यान रखना है। हृदय से रक्त यानी रुधिर को पूरे शरीर में पंप किया जाता है ना। तो यहाँ जो आपका डायरेक्शन दिया गया है, दिशा कि रक्त की जो दिशा है ना, उसके बहने की जो दिशा है वो हृदय से पूरे शरीर के तरफ है ना। तो हृदय से पूरे शरीर की तरफ है, तो ये कब जाएगा शरीर की तरफ? तो जब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, हृदय का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, तो उसमें देखिए पहला है फेफड़ा। फेफड़ा के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि फेफड़ा जो है वो रुधिर को फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाते हैं, है ना, यानी हमारे हार्ट तक पहुंचाते हैं, और फिर हार्ट से वापस जो है रुधिर फेफड़ों तक पहुंचता है। तो ये शरीर के भाग तक नहीं पहुंचता है। शरीर के भाग तक पहुंचाने के लिए हमारा हृदय होता है, ठीक। अगला भाग है निलय। ये 2 कोष्ठक है ना। तो हमारे हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा कहलाता है अलिंद, है ना, इसको हम लोग कहते हैं अलिंद, और नीचे वाले भाग को कहते हैं निलय, ठीक। इसी तरफ बाया अलिंद भी होता है और इसी तरफ बाया निलय भी होता है, ठीक है। तो हृदय से रक्त जो है पूरे शरीर में पंप किया जाएगा। तो ये जो अलिंद है, दाया अलिंद, है ना, इसमें हृदय से रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचता है, और फिर अलिंद से आता है निलय में, और निलय जो है पूरे शरीर को रुधिर, शरीर की तरफ रुधिर को भेजता है ना। तब जो है निलय संकुचित होता है, और संकुचित होने के बाद रुधिर शरीर तक पहुंचता है ना। तो यहाँ जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा निलय के द्वारा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी है, यानी इन चारों में कौन सा ऑटोट्रॉपिक है, अर्थात पोषण के आधार पे कौन से जो है इनमें से वो स्वपोषी है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हरे पौधे होते हैं यही क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक। कवक जो है, कवक मृतजीवी होते हैं। कवक जो है ये होते हैं मृतजीवी, अर्थात वैसे जीव जो सड़े गले भोजन के तत्वों से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं अपने पोषण के लिए, वैसे जीव को हम लोग मृतजीवी कहते हैं। तो कवक जो है मृतजीवी है। ऑप्शन सी है हमारा प्लाज्मोडियम, है ना। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये होता है परजीवी, है ना। वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्णतः किसी मेजबान पर निर्भर करते हैं, यानी किसी होस्ट बॉडी पर निर्भर करते हैं, है ना। इसमें दिया गया है सभी जीव नहीं, सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे जो है वो स्वपोषी होंगे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा मत्स्य यानी मछली। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो पहला है हमारा ट्रेकिया, दूसरा है त्वचा, है ना, गिल्स और फेफड़ा, ठीक। तो इन चारों में क्या होगा? तो जैसा कि हम समझते हैं कि हमको पता है कि मछलियों में एक अंग होता है गिल्स, है ना, जिससे ये क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। मछलियों में फेफड़ा नहीं होता है, ठीक है। मछलियां जो है वो त्वचा से श्वसन नहीं करती है, त्वचा से श्वसन करते हैं कृमि, है ना, ये श्वसन करते हैं, है ना। और ट्रेकिया जो है वो मनुष्य में पाया जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 17। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, यानी पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रकार की क्रिया होती है? तो पहला है पराशरण, दूसरा है विसरण, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है परिवहन, है ना। तो यहाँ बात हो रही है निष्कासन में, तो निष्कासन में परिवहन का कोई उपयोग नहीं है, ठीक है। हमने पढ़ा है वाष्पोत्सर्जन, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, जल का उत्सर्जन होता है ताकि जाइलम जो है जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचा सके। तो ये उस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा विसरण, है ना।
तो विसरण क्या होता है? विसरण होता है कि जैसे एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक या कोशिका के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है, उसमें रसायन को पहुंचाने के लिए कोशिकाएं क्या करती है? विसरण करती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से निष्कासन होता है, तो इसको हम लोग विसरण कहते हैं, ठीक। अगला है हमारा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, ठीक। चलिए, तो पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट या सभी में, है ना। तो क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पाया जाएगा? तो जैसा कि हमको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे जो द्वार कोशिकाएं थे उसके ऊपर मौजूद होते हैं और उसके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, है ना। तो फिर ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट जो है, जब पौधे प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन बनाते हैं जिसमें हमारा प्रोटीन, वसा, है ना, तो इनके भंडारण का काम करता है ना। ये जो है भंडारण का काम करता है, स्टार्च, है ना, वसा, इन सबको भंडारित करता है। जबकि हमारा क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? इसको हम लोग नील वर्णक कहते हैं, ठीक है, शायद हाँ नील वर्णक ही कहते हैं, जिसमें ये रंग निर्धारित करता है। किसमें? तो फूलों में और फलों में, है ना। फूल में और फलों में जो है रंग निर्धारित करता है, ठीक। और सभी में तो आंसर होगा नहीं हमारा, है ना। तो सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ से निकलता है ना। जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिक्टियोसोम से, है ना, डिक्टियोसोम से। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आप आंसर लिख सकते हैं कमेंट में, है ना। आप लोग लाइव में चल के अपना कमेंट भी आगे लिखते जा सकते हैं कि कौन कौन सा आपका सही है। पहले भी आप उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि ये सेशन लाइव ही रहेगा, ठीक है। तो हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था कि जो पत्तियां होती है ना, उन पत्तियों में कुछ खाली जगह होते हैं, है ना, जिस जगह पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है और जल पहुंचता है। तो यहाँ जो है जल का विखंडन होता है ना, जल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, है ना। तो इसके विखंडन के कारण जो है ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो सही आंसर जो होगा होगा हमारा जल से, है ना। ग्लूकोज तैयार होता है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। CO2 जो है, CO2 हमारे लिए कच्ची सामग्री का एक कच्ची सामग्री है जिससे प्रकाश संश्लेषण में मदद प्रदान होता है। और चौथा है हमारा डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्या है? तो जो डिक्टियोसोम है ये पाया जाता है हमारे शैवालों में, है ना। जैसे कि कहे कि हम दो प्रकार की कोशिकाओं को देखते हैं, एक यूकैरियोटिक और दूसरा प्रोकैरियोटिक। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होते हैं उसमें हमने पढ़ा होगा क्लास 9th में गोल्गी अपार्टस, है ना। तो गोल्गी अपार्टस के ये तत्व होते हैं जो कि उसमें शैवालों में इन सब चीजों में मौजूद होते हैं, ठीक। अगला है आपका स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो जैसा कि हमको पता है कि स्वपोषी पोषण वह होता है जिसमें जीव अपना पोषण खुद करते हैं। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, यानी स्वपोषी पोषण अपना पोषण कैसे करेंगे? तो जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और हरे पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण को करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 तथा जल का आवश्यकता होगा, है ना। उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी भी चाहिए और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी हो गया, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पाइरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कहाँ पे? तो पहला ऑप्शन है हमारा कोशिका द्रव, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है हरित लवक में और चौथा है केंद्रक में। तो पाइरोवेट में विखंडन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जहां पे हम लोग ने देखा था कि ऑक्सीजन वायवीय शोषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जबकि हरित लवक, है ना, कोशिका द्रव, इन सब चीजों में नहीं होता है, केंद्रक में नहीं होता है। तो हरित लवक हम पढ़ चुके हैं कि हरित लवक हमारा कहाँ है? तो ये हमारे प्रकाश संश्लेषण में होता है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि विखंडन के द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा प्राप्त होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे श्वसन में। चलिए अगला है जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, ठीक है। जठर ग्रंथियां क्या है ना। पहले हम ये समझते हैं कि जठर ग्रंथियां जो है वो कई प्रकार के जैव उत्प्रेरक को बनाती है, यानी एंजाइम को बनाती है जो कि पाचन में
मदद करता है ना। तो ये जो जठर ग्रंथियां है, ये जठर ग्रंथियां पाई जाएगी हमारे अमाशय में, है ना। तो जठर ग्रंथियां जो है ये हमारे पाचन क्रिया में सहायक होती है, ठीक है, यानी एक तरीके के एंजाइम को बनाती है जो हमारे पाचन में सहायक होती है, एक पाचक के रूप में कार्य करती है। अग्नाशय क्या है, तो अग्नाशय जो है अग्नाशयिक रस बनाती है, ठीक है। यकृत है, तो यकृत जो है वो बनाती है बाइल जूस, जो कि वसा को पचाने में मदद करती है, ठीक। चलिए, तो अगला है हमारा खुला परिसंचरण सॉरी खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो जो ओपन सर्कुलेशन होता है वो ओपन सर्कुलेशन किस में होता है, मनुष्यों में तो नहीं, हमारा जो है वो क्लोज है, ठीक है। अगला है कॉकरोच में, ठीक है। उसके बाद घोड़ा में और ऊंट में। तो जो ओपन सर्कुलेशन जो होता है, खुला परिसंचरण, ये होता है कॉकरोच में, है ना। बाकी ये जो तीनों है, ये तीनों ऑप्शन, ये तीनों होते हैं स्तनधारी, और जो स्तनधारी में है इनमें खुला परिसंचरण तंत्र नहीं होता है ना। तो जो परिसंचरण तंत्र जो है खुला, वो होगा हमारे कॉकरोच में। तो इसमें जो रक्तबंध वाहिकाएं जो होती है, ठीक है, वो सीधे सीधे कॉकरोच के जो अंग होते हैं सीधे सीधे उसके संबंध मतलब संबंध में रहता है, ठीक है, उसे संबंधित रहता है, जहाँ पे रक्त जो है वो सीधे अंगों के संपर्क में रहेगा, है ना, न कि किसी वाहिकाओं के संपर्क में रहेगा। लेकिन ये ठहरे तीनों स्तनधारी, तो इनमें जो है रक्त वाहिकाएं जो है वो सीधे सीधे उत्तक से संबंधित होती है, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में पाया जाने वाला उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यानी पौधे जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करते हैं। तो पहला है रेजिन, दूसरा है गोंद और तीसरा है टैनिन, है ना। इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है ना। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, रात में, दिन और रात में, और सुबह शाम, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे ज्यादा जरूरी तत्व होता है वो होता है सूर्य प्रकाश, क्योंकि सूर्य प्रकाश से जो हमको सौर ऊर्जा मिलती है जिसके अंदर उष्मीय ऊर्जा होती है ना। और प्रकाश संश्लेषण में उष्मीय ऊर्जा को जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, उसके अंदर क्लोरोफिल जो मौजूद होता है वो उष्मीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में मदद करता है ना। तो रात में तो प्रकाश होगा नहीं, है ना, प्रकाश कब रहेगा, दिन में। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा, तो दिन में, ठीक है। चलिए, अगला है मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम और 5 वेशम। मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं ना। वेशम का मतलब होता है चैम्बर, कोष्ठक, है ना। तो मानव हृदय में जो कोष्ठक होते हैं वो होते हैं 4। अगला है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक जो है वो अपना पोषण कैसे करते हैं। तो जो कवक है क्या वो स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है, या फिर कोई नहीं। तो जो कवक होते हैं ये होते हैं मृतजीवी, है ना। मृतजीवी वैसे जीव जो अपने पोषण के लिए जो सड़े गले या मरे हुए तत्वों से जो है जीव से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, मृतजीवी। तो आपका सही आंसर मृतजीवी होगा, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, मानव में वृक्क का एक तंत्र का भाग है, मानव वृक्क में एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है ना। तो जो वृक्क है वो किससे संबंधित है, पोषण से नहीं, श्वसन से नहीं, उत्सर्जन से, है ना। तो जो हमारा वृक्क है वो हमारे संबंधित है उत्सर्जन से, है ना, परिवहन से नहीं है, ठीक। तो पोषण से संबंधित क्या होता है, तो पोषण से संबंधित है कि जब तक हमको ऊर्जा प्रदान होगा तभी हमारी कोशिकाएं उस ऊर्जा से अपने आप को बेहतर करेगी, है ना। टूट फूट या फिर कोई चोट से उभरने के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल करेगी, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करेगी, ये पोषण है ना। श्वसन क्या है, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। परिवहन क्या है, तो रुधिर के माध्यम से जो भी पोषक तत्व है, तो परिवहन तंत्र से वो हमारे कोशिकाओं तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करती है ना, यानी पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, है ना। तो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हम किसको कहते हैं, तो कहते हैं कोशिका को, है ना। तो जो कोशिका है हमारी, है ना, जो कोशिकाएं होती है इनको कहा जाता है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, ठीक। तो पहला है न्यूरॉन, नहीं, न्यूरॉन जो है हमारे तंत्रिका तंत्र का भाग है। दूसरा है नेफ्रॉन, है ना। तो नेफ्रॉन जो है ये हमारे वृक्क का भाग है ना।
यानी वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो वो है नेफ्रॉन, है ना। अगला है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? तो जो ग्लोमेरुलस है ये नेफ्रॉन के अंदर होता है ना, नेफ्रॉन के अंदर का भाग है। निलय, तो निलय हमारा कहाँ है? निलय हमारा है हार्ट में, यानी हमारे हृदय का भाग है, ना कि हमारे वृक्क का भाग है ना। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन हो गई? तो वो हो गई नेफ्रॉन, यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में वृक्क का कार्य क्या है ना। तो मनुष्य में वृक्क का जो कार्य है वो पोषण नहीं है ना, ना ही श्वसन है, वो क्या है? उत्सर्जन है ना, परिवहन भी नहीं है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? उत्सर्जन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? फिशोपीडिया कहते हैं। ठीक, चलिए अब है जीव, है ना। तो अमीबा में किसी प्रकार का खास प्रकार के कोई अंग नहीं होते हैं जिससे वो भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए जो उनका अंग होता है वो होता है कूटपाद, है ना। तो ये नहीं होगा, स्पर्शक नहीं होगा, है ना, और कोशिका मुख नहीं होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बोमेन संपुट, यानी बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या होता है? ठीक है, क्या वो नेफ्रॉन होता है, यकृत होता है, अग्नाशय का भाग है, या फिर हृदय का भाग है ना। तो जो बोमेन कैप्सूल हम किसको कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहने का मतलब कि जो हमारा यकृत है ना, यकृत के अंदर जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन की जो संरचना होती है वो होती है एक कैप्सूल की तरह, जिसको नाम दिया गया वोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है वो किसका भाग है? वोमेन कैप्सूल का भाग है। ठीक है, तो वोमेन कैप्सूल क्या है? तो वोमेन कैप्सूल हम कहते हैं किसको? यकृत को, है ना। ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है और उसके अंदर यानी वोमेन संपुट भाग है किसका? नेफ्रॉन का। ठीक, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? यानी जो हमारा ब्लड है उसका लाल रंग जो है किस प्रोटीन के कारण होता है ना। तो लाल रंग किसके कारण होगा? तो पहला ऑप्शन है हमारा हेपेरिन, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है हमारा फाइब्रिन, है ना, और चौथा है थ्रोम्बिन, है ना। तो हेपरिन क्या होता है? तो जो हेपरिन है ये एक प्रकार की दवा होती है जो खून को, खून का जो थक्का बनता है उसे रोकने के लिए काम करती है। ठीक है, दूसरा है हमारा हेमोग्लोबिन, है ना। तो हेमोग्लोबिन जो है ये हमारा ऑक्सीजन वाहक तत्व होता है, जिससे जिसके अंदर ऑक्सीजन आसानी से घुल जाता है ना, और इसी के कारण जो है हमारा रक्त जो है वो लाल रंग का होता है। तो मेरा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हेमोग्लोबिन, है ना। फाइब्रिन क्या है? तो एक खास प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है ना। फाइब्रिन जो है एक खास प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है जो खून के थक्का जमाने में मदद करता है। ठीक है, और उसके बाद है हमारा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है एक एंजाइम है ना, जो कि हमारे खून को जमाने में मदद करता है, यानी उसको थक्का बनाने में ये मदद करता है ना। तो फाइब्रिन जो है ये एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन होता है और थ्रोम्बिन जो है वो एक एंजाइम होता है ना। तो इस दोनों का जो काम है ये है खून को जमाना, है ना, यानी उसका थक्का बनाना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी है? यानी ह्यूमन ब्लड में जो यूरिया होता है वो कितना होता है ना। तो पहला है 100 मिलीग्राम, दूसरा 20 मिलीग्राम, तीसरा 30 मिलीग्राम और चौथा 40 मिलीग्राम, है ना। तो मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा जो होती है वो होती है 20 मिलीग्राम, है ना। हमारे रक्त में जो उपस्थित यूरिया होती है उसकी सामान्य मात्रा, ठीक है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ना। अगर किसी के शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है तो उसमें यूरिया की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन जो सामान्य लेवल होता है वो होता है 20 मिलीग्राम। ठीक है, चलिए श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? यानी जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान, है ना, कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में हम उसको निष्कासित करते हैं? 20%, 40%, 60% या फिर 80%, है ना। तो ये होगा हमारा 20%। ठीक, अगला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर किस पे निर्भर करती है? तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा?
तापक्रम के ऊपर, आर्द्रता के ऊपर, पवन की गति के ऊपर, या फिर सभी के ऊपर। तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है इन सभी पर निर्भर करती है ना, कि पौधे के आसपास जो तापक्रम है वो क्या है, वातावरण में आर्द्रता कितनी है ना। आर्द्रता का अर्थात ये वायु के कणों के बीच जो पानी है ना, जो वाष्प के रूप में है, उनकी मात्रा कितनी है, उसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं, है ना। और पवन की गति, ये तीनों जो है वाष्पोत्सर्जन की दर इन पर निर्भर करती है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर होती है ना। तो मनुष्य का आहार नाल क्या है? तो मनुष्य का जो आहार नाल है वो मुख द्वार से लेकर, है ना, यानी हमारे मुख से लेकर गुदा द्वार तक, है ना, यहाँ तक होती है, ठीक, इतना लंबा होता है, ठीक, जिसके अंदर हमारे पाचन तंत्र के सभी अंग जो है अलग अलग प्रकार से जुड़े होते हैं उनके कार्य क्षमता, कार्य प्रणाली के आधार पर, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नल का जो सबसे लंबा भाग है वो है हमारा छोटी आंत, ठीक है। जिन प्रश्नों में सभी ऑप्शन को कवर करना होगा, जरूरत पड़ेगी हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। जहां नहीं जरूरत होगा उसको हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, तो इसमें देखिए आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो वो है छोटी आंत, ठीक है। और इतना लंबा होने के कारण जो है इसीलिए कुंडली रूप में कम जगह में यह समाहित होता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रास नली, जिससे हम भोजन को ग्रहण करते हैं। अमाशय, जिसके अंदर भोजन जो है प्राथमिक रूप से कूटता है ना। अगला है ट्रिप्सिन एंजाइम, है ना। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है ना। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को पचाने में मदद करेगा, ठीक है। वसा के पाचन के लिए जो है बाइल जूस बनाता है, यानी जो पित्त रस होता है जिसको हम सॉरी यकृत जो है, यकृत लीवर, है ना, लीवर क्या करती है, एक जूस बनाती है, एंजाइम बनाती है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस, है ना। उससे जो है वसा का पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो होता है एमिलेज से, है ना। जो हमने पढ़ा था कि लार ग्रंथि से जो लाला रस बनता है उसके अंदर एक जैव उत्प्रेरक होता है जिसको कहते हैं एमिलेज। तो प्राथमिक स्तर पे एमिलेज कार्य करता है और फिर जब ये हमारे क्या कहते हैं छोटी आंत में पहुंचता है तो वहां पे जो अग्नाशयिक रस जो होते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ते हैं, जहां पे वो फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, इन सब भागों में बदलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा पित्तरस, है ना। अभी हमने बताया पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, तो पित्तरस जो है यकृत से स्रावित होता है, यानी लीवर से। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस, अमाशय से क्या स्रावित होता है, तो अमाशय से स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो जठर ग्रंथि है वहां से क्या कहते हैं श्लेष्मा, है ना, जिसको हम म्यूकस कहते हैं, जो कि हमारे अमाशय के आंतरिक दीवार को अम्ल से रक्षा करती है, ठीक है। चलिए छोटी आंत से क्या बनेगा, तो छोटी आंत से जो रस बनेगा उसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, है ना। यकृत का वजन लगभग कितना होता है ना। पहला है 1.5 kg, है ना, 2 kg, 0.5 kg या 2.5 kg। तो यकृत का जो वजन होगा वो होगा 1.5 kg, यानी हमारा जो लिवर है उसका वजन लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मुख गुहा यानी हमारे मुख में जो लार ग्रंथि है जो क्या करती है, लाला रस बनाती है ना, वो कितने जोड़ों में पाई जाती है? 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा या फिर 4 जोड़े, है ना। तो ये जो है वो 3 जोड़े में होते हैं, है ना। हमारा जो लार ग्रंथियां है वो 3 जोड़े होते हैं। अगला है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, है ना। तो पहला ऑप्शन है डेंटाइन, इनेमल, अस्थि या मज्जा गुहा। तो दांत की सबसे जो ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं हम इनेमल, ठीक है। और डेंटाइन जो होता है वो उसके नीचे का भाग होता है, जो पीला भाग होता है ना। तो जो हमारे पीछे का जो बड़ा सा दांत होता है उसके नीचे जब आप देखिएगा तो पीला सा भाग होता है, उसी को हम डेंटाइन कहते हैं, ठीक। तो जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं टाइलिन, यानी एमिलेज, ठीक है।
पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है ना। लाइपेज जो होता है ये वसा को तोड़ने का काम करती है, यानी वसा को पचाने में मदद करती है। अगला है पैरामीजियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, यानी पैरामीजियम जो है वो भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करती है, कूटपाद से, है ना। तो कूटपाद किस में देख रहा था हमने, वो देखा था अमीबा में, है ना। तो ये तो हमारा नहीं होगा। दूसरा है कोशिका मुख, है ना। तो क्या पैरामीजियम में कोशिका मुख पाया जाता है, जिसको हम लोग साइटोस्टोम कहते हैं, शिखा द्वारा या फिर त्वचा द्वारा। तो पैरामीजियम जो है वो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है कोशिका मुख से। ठीक, चलिए अगला है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है ना। तो कोशिकीय ईंधन क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं को क्या कहा गया है, कोशिकाओं को कहा गया है कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई, जो शरीर के कार्य में और शरीर के रचना करने में मदद करती है। तो कोशिकाओं को ईंधन चाहिए, है ना। ईंधन कहने का मतलब एक ऊर्जा चाहिए जिससे वो शरीर के लिए कार्य कर सके, शरीर को जीवित रखने में मदद कर सके। तो वो कोशिकीय ईंधन क्या हो सकता है ना। वो वसा होगा, प्रोटीन होगा, ग्लूकोज होगा या फिर विटामिन होगा, है ना। तो जो कोशिकीय ईंधन है वो होता है ग्लूकोज। ठीक, चलिए अगला है एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एडिशन पहला है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा है एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट और तीसरा है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला है पाइरोवेट के विखंडन में लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है। तो हमने बताया था कि लैक्टिक अम्ल कहाँ बनेगा। तो लैक्टिक अम्ल कैसे बनेगा पहले वो देखते हैं। तो जो हमारे शरीर में जब हम भाग दौड़ करते हैं या फिर कोई भारी काम कर रहे होते हैं, जब हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो जो हमारी कोशिकाएं हैं, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं, वो क्या करती है, अवायवीय श्वसन शुरू कर देती है ताकि उसको त्वरित रूप में ऊर्जा प्राप्त हो सके, है ना। और वो ऊर्जा प्राप्त होती है जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके अवायवीय श्वसन के कारण, है ना। तो ये कहाँ पे होगा, पेशी कोशिका में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यकृत में होगा। तो यकृत तो हमारे पाचन का भाग है, तो यहाँ तो हम श्वसन की प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं, है ना। ईस्ट में नहीं, ईस्ट में भी नहीं होगा, है ना। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए या फिर बी में किसी से होगा। तो जस्ट इससे पहले हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का जो निष्कासन होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। लेकिन हम वो देखे थे वायवीय श्वसन में, है ना। तो ये जो है हमारा अवायवीय श्वसन है, यानी ये होगा हमारे कहाँ, पेशी कोशिका में, है ना। तो जो पाइरुवेट के विखंडन से लैक्टिक अम्ल बनता है हमारे पेशी कोशिका में। ठीक, चलिए ईस्ट में अवायवीय श्वसन से क्या बनता है। ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन में बनाता है एथेनॉल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल कहाँ बनेगा, अभी हमने देखा पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, तो पेशी कोशिका में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में रंध्र का खुलना और बंद होना निर्भर करता है सूर्य के प्रकाश पर या फिर द्वार कोशिकाओं, गार्ड सेल में जल की मात्रा पर, है ना। तो हम अगर एक तरीके से देखें तो पौधे के अंदर जो कार्य होता है, पौधे जो अपनी कार्य प्रणाली जो है वो किस प्रकार से करते हैं, है ना। तो पौधे में जो कार्य प्रणाली है, जो उसके अंग होते हैं, वो काम करते हैं जल की मात्रा पर, है ना। यानी जल से जल के संकुचन से या फिर उनको भरने से, उस तरीके से वो अपने अंगों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। द्वार कोशिकाएं जो है रंध्र चित्र को खोलने और बंद करने में मदद करती है ताकि वाष्पोत्सर्जन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो सके। ठीक, चलिए अगला है तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र होते हैं, है ना। यानी उसके अंदर कितने श्वसन रंध्र होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं या फिर 12 होते हैं। तो तिलचट्टे के अंदर जो है 10 श्वसन रंध्र होते हैं, यानी स्पेरिकल्स जो है वो टोटल कितने होंगे, तो 10 होंगे। ठीक, तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ट्रैकिया। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, हाइड्रा, है ना, स्टारफिश, कॉकरोच या पक्षी, है ना। तो हाइड्रा जो है क्या है, वो जलीय जलीय है ना, जलीय जीव है, एक्वेटिक है। स्टारफिश है ना, ये भी जलीय है। कॉकरोच है ना, ये स्थलीय है। और पक्षी जो है ये भी आपको पता है कि स्थलीय जीव है। तो ट्रैकिया किस जीव का श्वसन है, यानी ट्रैकिया के माध्यम से
कौन से जीव जो है श्वसन को पूरा करते हैं, ठीक है। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कॉकरोच, है ना, यानी कीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव फेफड़ा किस झिल्ली से ढका होता है ना। मानव फेफड़ा जो है वो किस झिल्ली से ढका रहता है, मतलब जो उसका आवरण है वो, उस आवरण का नाम क्या है जिससे वो ढका रहता है। पेरिकार्डियम, है ना, प्लूरल झिल्ली, या फिर सेलुलोज, या फिर टोनोप्लास्ट। तो जो मानव फेफड़ा जो है वो ढका होता है प्लूरल झिल्ली से, जिसको हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। हृदय में वेश्मों का शिथिलन, रिलैक्सेशन क्या कहलाता है। शिथिलन मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है पिचकना, ठीक है, जब हम सिकुड़ना, है ना। और शीतलन होता है रिलैक्स, मतलब जब वो फूलता है तो रिलैक्स करता है। तो जो हमारा हृदय में वेशम है ना, विष्णु कहने का मतलब कोष्ठक, जो चैम्बर है वो कैसे रिलैक्स करेंगे, मतलब कब फूलेंगे, किसके कारण, सिस्टोल के कारण, डायस्टोल के कारण, हृदय स्पंदन कहलाता है, या फिर संकुचन कहलाता है। तो हम इसको कहते हैं डायस्टोल, है ना। तो हृदय का जो वेश्मों का शीतलन यानी उसके चैम्बरों का जो रिलैक्सेशन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डायस्टोल। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है ना, यानी अब कॉन्ट्रैक्शन क्या कहलाएगा। तो दोनों हमने देख लिया, शीतलन क्या है और संकुचन क्या है। तो शीतलन में शीतलन कहलाता है डायस्टोल, और जबकि वेश्मों का जो संकुचन है यानी कॉन्ट्रैक्शन है, जब वो पिचकता है तो वो कहलाता है सिस्टोल, है ना, इसको हम सिस्टोल कहते हैं, ठीक। चलिए, धड़कन क्या है ना, धड़कन को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट, है ना। परिसंचरण, परिसंचरण मतलब परिवहन कहलाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आपका, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है ना, यानी एक हेल्दी मैन का जो ब्लड प्रेशर होगा वो कितना होगा। 120/80 मिलीमीटर हाइड्रोग्राम होगा, या फिर 80/120 होगा, 140/90 होगा, या 100/60 होगा, है ना। तो ये तो आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा कि ये होता है 120/80, ठीक। चलिए, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, है ना। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम क्या बैरोमीटर कहते हैं, नहीं। बैरोमीटर क्या होता है, तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। इस स्फेग्मोमैनोमीटर, उसके बाद है स्टेथोस्कोप और एमिलीटर। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, है ना। स्टेथोस्कोप आप समझते हैं कि वो ध्वनि सुनने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का बनना। तो रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है। लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिका डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, तीसरा है हमारा रक्त प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट्स, और चौथा है प्लाज्मा, है ना। तो खून का थक्का जमना जो है वो इसलिए जमता है कि जो हमारी रुधिर वाहिकाएं हैं उनके अंदर अगर कोई इंजरी हो जाए, है ना, या फिर वो टूट फूट हो जाए जिसके कारण जो है खून ज़्यादा बहने, या चोट लगने के कारण जब खून ज़्यादा बहने लगता है तो उस शरीर जो है एक साधारण प्रक्रिया के अंदर यानी एक प्राकृतिक प्रक्रिया के अंदर उसको रोकने का कार्य करती है, ताकि जो है शरीर से रुधिर की हानि ज़्यादा ना हो, है ना, यानी हमारा जो है ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो। तो इसको रोकने के लिए जो है रक्त प्लेटलेट्स जो है अपना काम करती है और उस जगह पे खून का प्रेशर घटा देती है, ताकि जो है जो हमारा रक्त है वो ज़्यादा, रक्त की हानि ज़्यादा ना हो, है ना। तो रक्त का थक्का बनाने में जो है हमारा रक्त प्लेटलेट्स सहायक होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक। चलिए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यानी हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल है ना, लाल रुधिर कोशिकाएं जो हैं, इनका जीवन काल क्या होता है, यानी कितने दिनों तक ये जीवित रहते हैं। तो पहला है 120 दिन, 180 दिन, है ना, 80 दिन, या फिर 220 दिन। तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, है ना, यानी सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो जो प्लाज्मा है हमारे रुधिर में जो तत्व है प्लाज्मा, इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है ना, इसमें जल की मात्रा कितनी होती है। 90%, है ना, 70%, 50%, या फिर 10%। तो हमारे
प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो होती है 90%। ठीक है। अगला है, पौधे में निर्मित भोजन का स्थानांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? चलिए, तो पौधे में जो संचरण है वो संचरण दो ही ऊतकों के द्वारा होता है, जिसमें एक ऊतक है हमारा जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, है ना। तो जाइलम जो है जल संवहन का कार्य करती है और फ्लोएम जो है जल और भोजन तत्व दोनों के संवहन में कार्य करती है। ठीक है। तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो जाइलम में जो संवहन होता है ना, मतलब जो संचरण होता है वो ऊपरीगामी होता है, मतलब सिर्फ एक ही दिशा में ऊपर की तरफ होगा, यानी जल को पत्तियों तक पहुंचाएगा। लेकिन फ्लोएम में जो है वो द्विगामी होता है ना, यानी दोनों दिशा में होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, है ना। और ये जल और भोजन के तत्वों को पौधे के उस जरूरी भाग तक पहुंचाती है और जैसे जैसे उसको जरूरत पड़ता है वैसे वैसे भोजन को पहुंचाती है, ताकि शरीर जो है पौधे जो है उसके ऊर्जा का इस्तेमाल कर सके, है ना, ऊर्जा के रूप में उसका इस्तेमाल कर सके। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? ठीक, देखिए अभी जस्ट आपको बताया कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन जो है वो पौधे में किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की तरफ होता है, केवल नीचे की तरफ होता है, या ऊपर और नीचे दोनों की तरफ होता है ना। तो अभी जस्ट आपको बताया कि जो है द्विगामी होता है, यानी ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऊपर और नीचे दोनों ओर। चलिए, अगला है, जाइलम में जल एवं खनिज लवण का परिवहन किस दिशा में होता है? तो इसका भी अभी आपको मैंने बताया, केवल जो है ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक, सुबेरिन नामक पदार्थ कहाँ पाया जाता है ना। तो सुबेरिन नामक पदार्थ जो है ये कहाँ पाया जाता है? छाल, कॉर्क, है ना, यानी तना के ऊपर जो छिलका होता है उसको हम छाल कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कॉर्क कहते हैं। जाइलम में मौजूद होता है, फ्लोएम में मौजूद होता है, या फिर पत्तियों में मौजूद होता है। तो जो ये सुबेरिन है, ये एक प्रकार का खास प्रकार का एक जटिल तत्व होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, मोमी रूप में, यानी मोम के जैसा। ठीक है, जो पौधे के जड़ों में, ठीक है, और उनके तनों के जो कोशिकाएं हैं, कोशिका भित्ति के बीच पाया जाता है। ठीक है, जिसका काम होता है कि पौधे से जल अथवा गैस के रिसाव से बचाया जा सके, है ना। तो जो सुबेरिन का काम है वो है पौधे के तनों में और जड़ों में जो जल और वायु है उसकी हानि से उसको बचाया जा सके, है ना। तो अभी हमने बताया कि कहाँ पाया जाएगा, छाल और कॉर्क में। ठीक है, यानी इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए, रक्त समूह ओ में कौन सी एंटीबॉडी पाया जाता है? यानी जो ब्लड ग्रुप है उसमें कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है ना। तो ऑप्शन ए, है ना, बी, या फिर ए और बी दोनों, है ना। यानी ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी पाया जाएगा, या फिर ए और बी दोनों पाया जा सकता है ना। तो इसमें ए और बी दोनों पाए जा सकते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, है ना। तो रक्त समूह जो ए बी है उसको सर्वग्राही, ठीक है। तो सर्वग्राही क्या होता है, सर्वदाता क्या हो सकता है? तो सर्वग्राही जो होता है वो सब ग्रहण कर सकता है ना। और सर्वदाता जो है जो सबको दान कर सकता है। तो वह रक्त समूह जो सभी रक्त समूह को ग्रहण कर सकता है ना। तो रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, है ना। इसका कारण क्या है? इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, या फिर इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ना, या फिर इसमें या सब में मिलता है, या फिर ऑप्शन बी कोई नहीं, है ना। तो जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसको सर्वग्राही इसलिए कहते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए ये हर प्रकार के रक्त ग्रुप को अडॉप्ट कर सकता है ना, यानी उसको ग्रहण कर सकता है। चलिए, तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, डायलिसिस मशीन का किस अंग का कृत्रिम रूप है? डायलिसिस मशीन, तो डायलिसिस होता क्या है? तो डायलिसिस जो है वो बेसिकली एक ऐसा मशीन है, जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में, है ना, जो उसका उत्सर्जी अंग है, किडनी, है ना, जिसको हम वृक्क कहते हैं, अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, यानी रुधिर को सही रूप से उसके अंदर से हानिकारक तत्व, यानी जो नाइट्रोजियस वेस्ट होता है, वर्ज्य पदार्थ होता है,
उसको अगर वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है तो क्या होगा कि पूरे शरीर में जो रक्त का संचरण है ना, रक्त का जो परिवहन है वो हमेशा दूषित ही रहेगा और धीरे धीरे क्या है वो हमारे अंग तंत्रों को बीमार कर सकता है। तो इसलिए एक डायलिसिस मशीन ऐसा है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने खून के अंदर जो हानिकारक तत्व है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहते हैं। तो पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद जो भोजन तैयार करते हैं और अपने वृद्धि और विकास के लिए जो ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो वर्ज्य पदार्थ बच जाता है यानी जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको कहाँ जमा करके रखते हैं? क्या कोशिका रिक्तियों में रखते हैं, छाल में रखते हैं, है ना, पत्तियों में रखते हैं, या फिर इनमें सभी में रखते हैं, है ना। तो पौधे जो है अपशिष्ट पदार्थ सभी में संचित रखते हैं, छाल में भी संचित रखते हैं, कोशिका और रिक्तियों में रखते हैं और पत्तियों में भी रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला है रेजिन और गोंद विशेष रूप से कहाँ संचित रहते हैं। तो जो पौधे का जो अपशिष्ट पदार्थ है, पौधे में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो रेजिन होता है, गोंद होता है ना, ये कहाँ पाए जाते हैं? पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, छाल में या फिर वृक्क में, है ना। तो पौधे का तो भाग है नहीं, अंग है ना, वृक्क किसका भाग है? तो जीवों के शरीर का, है ना। तो यहाँ तो बात हो रही है पौधों का, है ना। तो पुराने जाइलम में होगा, पुराने फ्लोएम में होगा या फिर छाल में होगा, है ना। तो जो रेजिन और गोंद जो होता है वो होता है पुराने जाइलम में, है ना। वो जाइलम उत्तक जो कि पुराने हो चुके हैं उसके अंदर ये संचित होते रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है ना, यानी जो यूरिन है हमारा उसका पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, यूरोक्रोम के कारण, बिस्रुबिन के कारण या फिर क्लोरोफिल के कारण। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण, है ना। तो हीमोग्लोबिन तो पता है कि हमारे रुधिर में एक तत्व है जिसके कारण जो है ऑक्सीजन को ले जाने में हीमोग्लोबिन सहायक होता है, लेकिन यूरोक्रोम क्या है या फिर बिस्रुबिन क्या है? क्लोरोफिल तो पता है ना कि क्लोरोफिल क्या है। तो यूरोक्रोम और बिस्रुबिन क्या है ना, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जो ये यूरोक्रोम है तो हमारे शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है, जब उनका जीवन काल खत्म हो जाता है ना, तो उनके अपघटन से जो है हमारे शरीर में जो पीला वर्णक होता है, जैसे हमारे पेशाब का कलर जो है यानी मूत्र का कलर जो है वो पीला हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन के कप की संरचना को क्या कहते हैं, है ना। तो नेफ्रॉन जो है वो कहाँ था हमारा? तो नेफ्रॉन था हमारा वृक्क में। तो क्या ये ग्लोमेरुलस में होगा, बोमेन संपुट में होगा यानी बोमेन कैप्सूल में होगा, या समीपस्थ नलिका में होगा, या फिर हेले लूप में होगा, है ना। तो नेफ्रॉन की जो कप की जो संरचना आती है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो नेफ्रॉन की जो कप जैसी संरचना है इसको हम लोग कहते हैं बोमेन संपुट, है ना। इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन में देख चुके हैं कि बोमेन संपुट क्या होता है। अगला है कृत्रिम वृक्क, है ना, यानी जो हमारा वृक्क है, कृत्रिम वृक्क, है ना, जिसको हम हेमोडायलिसिस कहते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्टों को निकालता है ना। अपवहन के माध्यम से, विसरण के माध्यम से, अवशोषण के माध्यम से या फिर परिवहन के माध्यम से, है ना। तो अभी हमने पढ़ा डायलिसिस के माध्यम से, जिसको हम लोग अपवहन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रोटीन के पाचक के अंतिम उत्पाद क्या है, यानी प्रोटीन के जो पाचक होते हैं उनका अंतिम उत्पाद क्या है? वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज या फिर ग्लिसरॉल। ठीक है, तो जब भोजन की प्रक्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है ना, और वहां से जब भोजन के रूप का जब रूपांतरण होता है, भोजन जब रूपांतरित होता है जटिल से सरल रूप में, तो वहां जो है वसा जो है वसा अम्ल में, है ना, यानी जो फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदल जाता है, और जो प्रोटीन है वो बदलता है एमिनो एसिड में। ठीक है, चलिए तो सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा एमिनो अम्ल।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन अंतिम रूप में किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है, जब उसका जो पाचन है वो अंतिम रूप क्या है, ठीक है। तो अभी हमने बता दिया अमीनो अम्ल किसका है, प्रोटीन का, है ना। तो अंतिम रूप क्या है, वो अंतिम रूप है ग्लूकोज, है ना। फैटी एसिड मतलब वसा अम्ल, ठीक। वसा के पाचन के बाद क्या बनता है, वसा के पाचन के बाद क्या बनता है ना। तो वसा के पाचन के बाद बनेगा वसा अम्ल, ठीक, या फिर ग्लिसरॉल। अमीनो अम्ल बनेगा प्रोटीन के पाचन के बाद, और ग्लूकोज बनेगा कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद, ठीक है। पायरोवेट क्या है, तो पायरोवेट हमारे एक श्वसन प्रक्रिया है जहाँ पे हमारे 6 आधारी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो टूट के 3 पायरोवेट में बदल जाते हैं, ठीक। पित्तरस कहाँ जमा होता है ना। तो पित्तरस कहाँ बनता है, पित्तरस बनता है यकृत में, पित्ताशय में, अग्नाशय में, या फिर अमाशय में, है ना। तो पित्तरस बनता है कहाँ, पित्ताशय में, ठीक। यकृत में क्या बनेगा, तो बनेगा बाइल जूस, है ना। अग्नाशय में क्या बनेगा, तो अग्नाशयिक रस बनेगा, ठीक है। अमाशय में क्या बनेगा, तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, श्लेष्मा, है ना, ये सब बनता है। चलिए, अग्नाशयिक रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, अग्नाशयिक रस में, है ना। तो जो अग्नाशयिक रस है उसमें कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है ना। तो पहला है हमारा टाइलिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है ट्रिप्सिन, और चौथा है लाइपेज, है ना। तो 2 तरीके के हम प्रोटीन एंजाइम को देखते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है ट्रिप्सिन, है ना। लेकिन दोनों एंजाइम के बनने का जो जगह है वो अलग अलग है ना। तो अग्नाशयिक रस जो है उसके अंदर कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन पाचक होता है तो दोनों, पेप्सिन भी है और ट्रिप्सिन भी है ना। लेकिन अग्नाशयिक रस में जो मौजूद होता है वो होता है ट्रिप्सिन, है ना। और पेप्सिन जो है ये बनता है हमारे अमाशय में, है ना। यानी जो जठर ग्रंथियां है वहां पे बनाती है पेप्सिन को, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, श्लेष्मा को, है ना। तो ये बनता है हमारे अमाशय में, जबकि अग्नाशयिक रस में ट्रिप्सिन मौजूद होता है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ट्रिप्सिन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है ना। तो लाइपेज एंजाइम जो है वो किसको पचाएगा, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, प्रोटीन को, या फिर विटामिन को, है ना। तो जो लाइपेज है वो पचाता है हमारे फैट को, है ना, यानी वसा को पचाता है, ठीक। जिसमें वसा जो है वो छोटे छोटे गोलिकाओं के रूप में टूटता है, ठीक। और उसके टूटने में उसके एंजाइम में के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ही बाइल जूस मदद करती है, क्योंकि जब ये बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर जो जैव उत्प्रेरक है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, तो इसको छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ा जाता है, तब जो है ये आसानी से पच पाते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ी बड़ी गोलिकाओं से छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना पड़ता है इसको पचाने के लिए, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक। अगला है 79, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है। तो अमाशय में जो है हमारा, अमाशय के अंदर जो बनता है वो बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। और एसिड कैसा होता है, तो अम्लीय, है ना। तो हमारे अमाशय के अंदर जो भोजन होगा वो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा, ठीक है। और इसी अम्ल से अमाशय को बचाने के लिए हमारे अमाशय में क्या बनता है, तो श्लेष्मा, जो कि अमाशय के दीवार को बचाता है, ठीक। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है, अमाशय की दीवार को दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है ना, HCl से कौन बचाता है, तो बताता है म्यूकस, जिसको हम लोग श्लेष्मा कहते हैं, ठीक। पेप्सिन हमारा प्रोटीन पाचक तत्व है, ठीक है। छोटी आंत में भोजन का माध्यम कैसा होता है, छोटी आंत में भोजन का माध्यम कैसा होता है ना। तो जब भोजन जो है हमारे अमाशय के बाद सीधे पहुंचता है, अमाशय से कहाँ, छोटी आंत में। तो जब अमाशय से छोटी आंत में पहुंचेगा तो उस टाइम ये भोजन अम्लीय होता है ना। लेकिन इसको क्षारीय में बदलना होता है, क्योंकि हमको यहाँ क्या करना है कि अगर ये अम्लीय रहेगा तो छोटी आंत के अंदर जो एंजाइम है उस भोजन को पचा नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको क्षारीय में बदलना पड़ता है ना। तो उसका भोजन का क्षारीय होना जरूरी है ना। तो अम्लीय कहाँ रहेगा, अमाशय में, और क्षारीय कहाँ रहेगा, छोटी आंत में, है ना। तो छोटी आंत में जो भोजन का माध्यम होता है वो होता है क्षारीय। तो जो सही उत्तर होगा वो हमारा बी, आंत रस, इंटेस्टाइनल जूस, है ना। तो हमारे
आंत में जो रस बनता है वो कहाँ स्रावित होता है? छोटी आंत में, बड़ी आंत में, अमाशय में, या फिर ग्रास नली में। ठीक है, तो जो आंत रस जो है वो बनेगा हमारे छोटी आंत में, है ना। तो जो छोटी आंत है इसको हम लोग हमारे पाचन का, संपूर्ण पाचन का स्थल कहा जाता है, यानी संपूर्ण पाचन हमारे छोटी आंत में ही संभव होता है ना। बड़ी आंत में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, यानी अपच्य पदार्थ जो बचते हैं, उसके अंदर जो पानी बचा होता है, बड़ी आंत सिर्फ उसको क्या करती है? उसको अवशोषित करती है ना। तो जो पूर्ण प्रक्रिया होती है पाचन की वो होती है छोटी आंत में। ठीक, चलिए अब है आपका विली, है ना। विली क्या होता है, या फिर रसांकुर कहते हैं, है ना। तो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर होगा, आमाशय में होगा, मुख गुहा में होगा, या फिर यकृत में होगा, है ना। तो ना ही आमाशय में मौजूद होता है, ना ही यकृत में मौजूद होता है, ना ही मुख गुहा में। ये छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर मौजूद होता है। ठीक है, जो कि एक फिंगर प्रोजेक्टेड होता है। फिंगर प्रोजेक्टेड मतलब एक अंगुली के आकार की तरह इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, यानी छोटी आंत के अंदर जो है उंगली के आकार का उसमें फैला रहता है। ठीक है, जिसके कारण जो है सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना। यानी हमारी छोटी आंत का जो सतही क्षेत्रफल है वो बढ़ जाएगा, ताकि इससे जो भोजन के तत्व है ना, उसको अवशोषित करने में आसानी है। ठीक है, तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर। चलिए, विली का मुख्य कार्य क्या है ना। तो पाचन नहीं, अभी आपको बताया, उत्सर्जन में है नहीं, क्योंकि विली कहाँ मौजूद है? तो हमारी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर, और छोटी आंत क्या है? हमारी पाचन क्रिया प्रक्रिया का भाग है ना। तो उत्सर्जन भी नहीं होगा, श्वसन भी नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया कि अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करता है? बढ़ा देता है ना। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अवशोषण का सतह क्षेत्रफल बढ़ाना। ठीक है, अगला है अपाच्य भोजन। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ एकत्र होता है? तो अभी बताया, बड़ी आंत पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मलाशय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा होने के बाद भोजन के अंदर, यानी अपच्य भोजन के अंदर जो पानी मौजूद होता है उसको अवशोषित करती है, और जो शिस्ट होता है, यानी जो ठोस भाग बचता है, वो हमारे उत्सर्जी अंग से बाहर आ जाता है। ठीक, चलिए अगला है दांत क्षय, टूथ डिके, है ना। दांत क्षय कहने का मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो जो दूध के दांत होते हैं, है ना, तो वो जब टूटते हैं तो वो क्यों टूटते हैं, है ना। और एक है हमारा दांत क्षय। ठीक है, तो एक तो होता है कि बच्चा जब प्राकृतिक रूप से जब छोटा होता है तो उम्र के बाद उसका दांत क्षय होने लगता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? दांत क्षय होने का मुख्य कारण क्या है? मीठा खाना, है ना, दांतों की सफाई ना करना, या फिर बैक्टीरिया द्वारा अम्ल बनाना। तो ये वयस्क की हम बात कर रहे हैं कि जब अगर कोई वयस्क मीठा ज़्यादा खा रहे हैं, है ना, या फिर दांत की सफाई नहीं कर रहे हैं, बैक्टीरिया द्वारा जो अम्ल बनाया जाता है दांतों के बीच में, इस कारण से जो है इनमें से सभी जो है वो क्षय के, दांतों के क्षय के मुख्य कारक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, डेंटाइन के ऊपर कठोर आवरण क्या कहलाता है? तो इससे पहले भी हमने देखा है कि डेंटाइन क्या होता है। तो डेंटाइन हमें बताया था इनेमल के नीचे का भाग होता है। ठीक है, और डेंटाइल के ऊपर क्या होगा? तो डेंटाइल के ऊपर होगा इनेमल। चलिए, मनुष्य में कुल कितने दूध के दांत होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 12, 20, 32 या फिर 28। तो मनुष्य के कुल कितने दूध के दांत होते हैं, यानी जो मिल्क टीथ होता है वो कितना होता है? तो जो मिल्क टीथ होता है वो होता है 20, है ना, यानी हमारा ऑप्शन बी। एक वयस्क मनुष्य के कुल कितने दांत होते हैं, है ना। तो एक वयस्क मनुष्य के कुल कितने दांत हो सकते हैं, है ना? 28, 30, 32 या फिर 60, है ना। तो जो वयस्क है उनके कुल दांत कितने होंगे? तो 32 होंगे। ठीक, मनुष्य के श्वसन मार्ग में वायु कहाँ से प्रवेश करती है? तो मनुष्य का जो श्वसन मार्ग है उसमें वायु कहाँ से प्रवेश करती है? तो प्रवेश करती है नासा द्वार से, यानी हमारे जो नासिकाएं हैं, तो जो नासिका का जो नासा द्वार है, नोस्ट्रिल जिसको कहते हैं, वहां से वायु मार्ग में वायु प्रवेश करती है ना, मुख से। ठीक है, तो मुख हमारा प्राथमिक अंग नहीं है श्वसन के लिए, है ना। मुख से भी संभव है लेकिन प्राथमिक अंग नहीं है ना। कान, कान तो सुनने के लिए है ना, त्वचा भी नहीं है। ठीक, चलिए कंठ, जिसको हम लोग लाइरेंक्स कहते हैं, लाइरेंक्स के ऊपर स्थित ढक्कन जैसी संरचना क्या कहलाती है ना। तो जो हमारा कंठ है, कंठ के ऊपर जो है एक ढक्कन होता है, एक फ्लैप होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं?
तो ऑप्शन ए है आपका, है ना, एपिग्लॉसिस या फिर टॉन्सिल या फिर थायराइड या फिर ग्रसनी कहते हैं, है ना। तो इसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, यानी ऑप्शन ए। फेफड़ों में गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो जो हमारे फेफड़े हैं इनमें गैसों का विनिमय कहाँ होता है? ट्रेकिया में, श्वसनी में, कोशिका में, इसको एल्वेली कहते हैं, या फिर नासागुआ में। ठीक है, तो फेफड़ों में जो गैसों का विनिमय होता है, विनिमय कहने का मतलब जो एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे फेफड़ों के अंदर, वो कैसे होता है? तो उसमें जो है एलोवेली मदद करती है। ठीक है, आप जब सेशन देखिएगा एनसीईआरटी का पूरा, तो उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किस प्रकार से जो है एलोवेली जो है एक सतह प्रोवाइड करती है, सतह प्रदान करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है फेफड़े के अंदर आदान प्रदान होता है। उसमें जो मुख्य भाग जो है वो हमारी कोशिकाएं है ना, जिसको हम लोग एलोवेली कहते हैं। ठीक, चलिए, तो जो एलोवेली है वायु कोशिका कहा जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है? गुब्बारे जैसी, नली जैसी, या फिर सपाट होता है, या फिर गोलाकार टोपी जैसा होता है ना। तो ये एक गुब्बारे जैसा होता है। जो एलोवेली है ना, एल्वियोली है, इसको एक सैक स्ट्रक्चर कहा जाता है, मतलब एक गुब्बारे की तरह कहा जाता है, ताकि ये अपने अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को भंडारित कर सकती है। ठीक है, इसीलिए जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है गुब्बारे जैसा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, है ना। चलो चलो, किण्वन। किण्वन क्या है? फर्मेंटेशन कैसी श्वसन प्रक्रिया है ना। तो फर्मेंटेशन जो है, जब हम किसी भी चीज को नमी के साथ रखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि फर्मेंटेट होने लगता है ना। तो क्या ये वायवीय श्वसन है या फिर अवायवीय या फिर दोनों है? तो किण्वन जो है वो अवायवीय श्वसन है, जहाँ पे सूक्ष्म जीव वायु की अनुपस्थिति में उसको उपचय करते हैं, है ना। इस कारण से क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है ना। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। किस जीव में श्वसन त्वचा द्वारा होता है ना। तो जो केचुआ होता है ये अपने त्वचा के द्वारा शोषण करता है ना, और इसकी जो त्वचा होती है इसमें नमी मौजूद होती है। तो जब आप केचुओं को देखेंगे तो जो उनकी जो त्वचा होती है वो गीली होती है ना, और उस नमी के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होता है उसको वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, मछली त्वचा से नहीं करती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तिलचट्टा भी नहीं, और मनुष्य तो बिल्कुल नहीं। चलिए, मनुष्य में उत्सर्जित पदार्थ मुख्य रूप से क्या है? अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मनुष्य में जो है वो मुख्य रूप से, और एक मिनट इसमें, तो मनुष्य में जो उत्सर्जित पदार्थ मुख्य रूप से है वो यूरिया ही होता है ना। यूरिक एसिड होता है, जैसे कि हमारा जो कोशिकांग से सॉरी ऊतक से जब ये वापस आता है हमारे किडनी तक, तो हमारे ब्लड में यूरिक एसिड मिला हुआ होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो मात्रा होती है वो मुख्य रूप से यूरिया की होती है। ठीक है, तो जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए, पक्षियों और सरीसृपों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है ना। जो पक्षी है और जो सरीसृप है उनके अंदर जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या है? तो उनके अंदर जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ होता है वो होता है यूरिक अम्ल, है ना, यूरिक एसिड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलचर जीवों में मुख्य उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है ना, यानी जो जलीय जीव है, जल के अंदर रहने वाले जो जीव है उनके अंदर जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है वो क्या है ना। अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, या फिर नाइट्रेट है। तो जो जलचर जीव है उनके अंदर जो मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है वो होते हैं अमोनिया। ठीक, पौधे में जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाता है? तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पौधे में जल का वाष्प से रूप में निकलना कहलाता है वाष्पो उत्सर्जन। ठीक है, विसरण जो है संचरण में मदद करता है, परासरण भी संचरण में मदद करता है, उत्सर्जन यानी उत्सर्जित तत्व को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक, चलिए, आपका आखिरी प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन से प्रक्रम आते हैं? पोषण एवं श्वसन, परिवहन एवं उत्सर्जन, नियंत्रण एवं जनन, या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसके अंदर सभी आते हैं, है ना, यानी पोषण, श्वसन,
परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं जनन, ये सभी हमारे जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज आप लोगों का जो है 100 क्वेश्चंस का टारगेट हमने पूरा कर दिया। तो जैव प्रक्रम से जुड़े हुए जितने भी तथ्य थे, आज हमने बहुत अच्छे तरीके से हर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में देखा और उसके ऑप्शंस को भी टैकल किया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। आशा करते हैं कि इस चैप्टर में शायद ही अब कुछ टॉपिक जो है आपसे छूट रखा है। तो हमने एनसीईआरटी के बुक्स को भी कवर कर लिया। आज हमने 100 क्वेश्चंस को भी कवर किया, ऑब्जेक्टिव्स को। आगे जो है आपका एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना, यानी जो एनसीईआरटी का जो सेक्शन है क्वेश्चंस का बुक्स में, उन सभी क्वेश्चंस के, है ना, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को अगले सेशन में हम आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने वादा किया था कि सबसे पहले हम चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर से जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे और उसके बाद जितने भी उसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ जो आपके लघु उत्तरीय या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उनको भी साथ में लेकर आएंगे, ताकि आपका किसी भी तरीके से कोई भी टॉपिक उस चैप्टर में नहीं छूटे। यानी आपका ओवरऑल तैयारी जो है, यानी पूरी तैयारी संपूर्ण रूप से हम आपका कराने का प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आपने सेशन को कवर किया होगा। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं, आज के लिए विदा लेते हैं, है ना, अगले सेशन में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सरसाइजेस को। ठीक है, तो बस आखिर में यही कहना चाहेंगे, आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तब भी, खराब लग रहा है तब भी, इसके अंदर जो भी कमियां हैं आप बताइएगा, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं कुमार रुपेश आपसे विदा लेता हूँ।